बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री या फ्रॉम पॉइंट टू सर्किल का ये पार्ट 53 है। तो सर्किल चैप्टर शुरू हुआ है पार्ट 51 से। तो 52 में तुम लोगों को चिन्ह लगाया हुआ परिभाषा बतला दिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है चाप, आर्क। तो चाप कहते हैं किसे? तो सब आदमी लड़की को, महिला को चाप का प्रयोग करते हुए देखा होगा। अपने बाल के पीछे में बाल को ढंग से दाबने के लिए इसका प्रयोग करता है ताकि बाल बिखरे नहीं। तो चाप यानी बाल जो है, चाप एक ऐसा ये वस्तु है जो बाल को दाब देता है पीछे से। ऐसे रहता है, इस आकृति का रहता है जी, याद करो तो ऐसे। अब इसका उपयोग पीछे वाला बाल को बिखरने से बचाने के लिए महिला सब उपयोग करती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में चाप को तुम लोगों ने देखा होगा। इसी आकृति को चाप कहते हैं। तो चाप वस्तुतः होता क्या है? तो किसी भी वृत्त में, जैसे मान लो एक वृत्त हम लोग खींचे। एक बात और, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का नाम होता है, मान लो ABC एक त्रिभुज है, तो हम लोग लिखते हैं ना, माना कि त्रिभुज ABC एक, माना कि ABC एक त्रिभुज है। त्रिभुज का नामकरण देते हैं इसके तीनों शीर्ष का नाम लेकर के। चतुर्भुज का नामकरण करते हैं उसके चारों शीर्ष का नाम लेकर के। तो वृत्त का नामकरण कैसे होता है? तो केंद्र के नाम से वृत्त जाना जाता है। ये C मान लो केंद्र है। अब कहेंगे माना कि C केंद्र वाला एक वृत्त है। इसको याद रखना, हिसाब बनाने से लेकर थ्योरम तक में इसका उपयोग होगा। अगर केंद्र का नाम तू मान लो O रखोगे, तो माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है या व्यास इतना है, ये दिया रहेगा। तो वृत्त का केंद्र का नाम लेंगे, केंद्र का नाम लेकर के वृत्त को प्रकट किया जाता है। समझ गया? तो मान लो कोई O केंद्र वाला वृत्त है, तो चाप किसको कहेंगे? तो कहीं पर, जैसे ये परिधि है ना, तो परिधि को कहीं से काट लो। मान लो यहाँ से हम काट लिए। अब ये देखो तो ये AB क्या है वास्तव में? परिधि का एक टुकड़ा है। बोलो, AB परिधि का एक टुकड़ा है, अंग है। तो परिधि के किसी भी टुकड़े को हम लोग चाप कहते हैं। तो इस परिधि को पूरा करें, मान लो यहाँ बिंदु A यहाँ बिंदु B दे दिए, इसको हम लोग अलग करेंगे तो ये कैसी आकृति होगी? ऐसी आकृति होगी AB। तो ये AB क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। तब इसको ऐसे मान लो अलग किए, तो ऊपर वाला जो ये है, ये भी चाप कहलाएगा। इसको यहाँ से मान लो मिटा दिए, तो बोलो तो कितना चाप बना? एक चाप। परिधि के टुकड़े को चाप कहेंगे। तो परिधि का एक टुकड़ा AB है, दूसरा टुकड़ा ये जॉइंट है, तो इसको ही अगर मान लो हम मिटा दिए, तो ये भी तो परिधि का एक टुकड़ा है। तो ये बड़ा टुकड़ा है परिधि का, तो ये बड़ी चाप हो गया। और ये वाला जो है, ये छोटा चाप हो गया। तो चाप की परिभाषा क्या हो गई? कहीं से भी तू परिधि का टुकड़ा अलग कर सकते हो। जैसे मान लो ये वाला पोर्शन जो है, इसको M मानो और इसको N मानो, तो यहाँ पर कितने चाप का निर्माण होगा? इधर से तू ढक दो इसको, तो MN चाप हो गया। इधर से देखेंगे तो ये चाप हो गया। तो हमको अलग करके दिखाना पड़ेगा कि इसमें बस पॉइंट का नाम रख देंगे। अलग करके भी दिखला सकते हो या ऐसे भी बोल सकते हो। MN वक्र रेखा है तो एक बिंदु और दे दो, MKN एक चाप है। तो परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। चाप छोटा भी होगा, अगर एक चाप छोटा लेंगे तो दूसरा चाप बड़ा होगा। फिर ध्यान से देखो, मान लेते हैं केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो दोनों ओर परिधि को स्पर्श करे, क्या कहलाता है? डायमीटर, व्यास। तो ये हो गया तुमको व्यास। ये AB व्यास तो है ही, प्लस ये देखो तो ये आधा वृत्त बन गया, नहीं बन गया? इसको अर्धवृत्त कहेंगे। नीचे से देखो तो मतलब वृत्त का 2 खंड बन गया और दोनों खंड का क्षेत्रफल समान है। हाँ है। तो व्यास
किसी भी वृत्त को दो भागों में बांटता है, दो समान भागों में बांटता है। और ये व्यास कितने चाप का निर्माण करता है? दो चाप का। दोनों चाप का लंबाई समान है, तो चूंकि दोनों चाप का लंबाई समान है तो इसको कहेंगे आधा चाप। ये आधा चाप, आधा आधा एक, यानी ये अर्ध चाप हो गया और ये भी अर्ध चाप हो गया। दो अर्ध चाप मिलकर के एक वृत्त का निर्माण करता है, समझा? तो व्यास कैसी सरल रेखा है? व्यास एक ऐसी सरल रेखा है जो किसी भी वृत्त को दो समान चाप में बांट देता है। समान क्षेत्रफल में तो बांटता ही है, लेकिन ये भी एक ऐसा व्यास है जो ऊपर में एक आधा चाप अर्धचाप का निर्माण करता है और नीचे में आधा चाप यानी अर्धचाप का निर्माण करता है। तो हमको लगता है चाप की परिभाषा तू लोग समझ गया। परिधि के किसी भी टुकड़े को चाहे वह छोटा हो या बड़ा चाप कहते हैं, ठीक है। और व्यास किसी भी वृत्त के परिधि को दो समान चाप में बदलता है। फिर पंक्ति सुनो, कोई भी व्यास कहीं से खींचेंगे तो ये व्यास क्या करेगा? वृत्त की परिधि को दो समान चाप में बदलता है, यानी अर्ध चाप में बदल देता है, समान चाप में। तो चलो इसकी परिभाषा लिख देते हैं। यहाँ पर वृत्त की परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। देखो, सी केंद्र वाले वृत्त में, सी केंद्र वाला वृत्त है, परिधि का टुकड़ा एडीबी, एडीबी लघु चाप। देखो ये चाप छोटा है इसलिए इसे लघु चाप कहेंगे, और इसको ढक दो तो एईबी ये बड़ा है तो इसे हम लोग दीर्घ चाप कहेंगे। तो किसी भी वृत्त में एक चाप छोटा होगा तो दूसरा चाप बड़ा होगा। अगर व्यास हम लोग खींचते हैं तो कोई भी व्यास वृत्त को दो समान चाप में बांट देता है, तब न तो लघु चाप होगा और दीर्घ चाप होगा, बल्कि समान चाप होगा, जिसे अर्ध चाप भी कहते हैं। समझ गया चाप के बारे में? तो व्यास किसी भी परिधि को दो समान चाप में बांटता है, जिसे अर्धचाप कहते हैं। ये भी पंक्ति हम लिख देते हैं। ये आवश्यक बात लिख दिए हैं, इसको याद रखना। और पिछले पाठ में परिधि का परिभाषा तो बतला दिए, लेकिन परिधि बराबर होता है 2πr। ये कहना हम भूल गए थे। परिधि बराबर 2πr, जहाँ पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान होता है, जहाँ पाई बराबर 22/7। 2πr² होता है? नहीं, 2πr होता है। यह सब बतलाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, इसके बाद पाई किसे कहते हैं, ये भी इसी में, चलो ना इसी में जोड़ देते हैं पाई। ये लास्ट में इसको भी बतलाएंगे। तो पाई का मान होता है, ये एक अपरिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़ाए हैं ना। तो पाई अपरिमेय संख्या है, 22/7 ये होता है इसका मान, लगभग है ये, समझा। तो परिधि बराबर 2π यानी 2 × 22/7, आर हो गया त्रिज्या, यानी आर हो गया रेडियस। तो इस फार्मूला को भी याद रखना है। तो इस तरह तुम लोगों का ये चाप भी समाप्त हो गया। चाप में नहीं होता कुछ फार्मूला? इसका फार्मूला नहीं, चाप की लंबाई निकाला जाता है। देखो ये यहाँ तक बतलाएंगे ना इस टॉपिक में। वृत्त में तुम लोगों को कम से कम 15 पार्ट पढ़ाएंगे, ताकि इस पर हिसाब भी जो है ऐसा हिसाब बतला देंगे 5 ठो 6 ठो। जैसे घोड़े को अगर मान लो हम किसी फील्ड में खुट्टी ठोक करके बांध दे तो घोड़ा कितना घास चरेगा, अनुमान करो। मान लो यहाँ पर खुट्टी गाड़ दिए हैं, इसमें घोड़ा को बांध दिए हैं 5 मीटर की डोरी से। तो मान लो यही है 5 मीटर का डोरी, तो घोड़ा कैसे घूमेगा? डोरी को तान करके यहाँ तक, यहाँ से सी से ई तक की दूरी 5 मीटर है। तो अधिक से अधिक कहीं भी जाएगा तो 5 मीटर तक जाएगा, उससे आगे तो नहीं जाएगा। तो 5 मीटर तक ये वृत्त, एक वृत्त बनाएगा। मान लो ये खुट्टी है
अब 5 मीटर की डोरी से घोड़ा को बांध दिया है, तो घोड़ा चढ़ते चढ़ते अधिकतम दूरी यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक का घास चरेगा, यहाँ तक का, यानी ये एक वृत्ताकार क्षेत्र में घूम करके तमाम घास चर लेगा, है ना। तो दिया रहेगा क्वेश्चन, 5 मीटर की डोरी से एक घोड़ा घास के मैदान में बंधा हुआ है, तो घोड़ा कितना घास चर सकता है, अधिक से अधिक कितना चर सकता है। थोड़ा चर करके खा गया, पेट भर गया, तब तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में रहेगा अधिक से अधिक कितना घास चर सकता है। तो 5 मीटर की डोरी से बंधा हुआ है और खुट्टा गड़ा हुआ है, तो खुट्टा हो जाएगा केंद्र, और घोड़ा 5 मीटर की डोरी से बंधा हुआ है, तो इस तरह से चारों ओर यहाँ तक घूम सकता है, भीतर का तमाम घास खा लेगा। तब तो ये एक वृत्ताकार मैदान में, मतलब मैदान में वृत्ताकार क्षेत्र का तमाम घास खा लेगा। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर ही ना घास खाएगा, समझ रहा है ना। तो ये सब हिसाब आएगा, तो पहले थ्योरी पढ़ोगे तब ना, इसके बाद इसी में बतलाएंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना गुना होगा, या त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना गुना घट जाएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या में अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये तमाम थ्योरी जान जाने के बाद ये हिसाब सब अलग से 9-10 ठो बनवा देंगे, मोटा मोटी मान करके चलो ना। इसमें लगभग 20 पार्ट अभी बनेगा, तब तुम लोगों को वृत्त का कोई भी प्रॉब्लम आराम से बन जाएगा। चैप्टर में कोई जान नहीं है, मैथ को अगर समझ जाओ तो कोई जान नहीं, कंसेप्ट नहीं मिलेगा तो इससे भारी कोई सब्जेक्ट भी नहीं। तो इसलिए समझाने के क्रम में जितनी बार पूछना है कंसेप्ट आना चाहिए, तो इसको ध्यान में रखो। फिलहाल इस पार्ट में इतनी ही बात को रहने दो, आगे वाला पार्ट में बतलाएंगे।